बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर का नाम है बच्चों सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीवों की विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि हमने इस चैप्टर से संबंधित आधा से अधिक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आपको बता दें कि जो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। आपको बता दें कि हम इस चैप्टर से संबंधित 2 ठे वीडियो बना चुके थे। 2 ठे वीडियो में हमने आधा से अधिक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। तो आपको बता दें कि आज इस समुद्र के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समुद्र में रहने के लिए मछली के लिए अनुकूलन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आपको बताते हैं समुद्र में रहने के लिए जो मछली के अनुकूलन के विषय में क्या चर्चा कर चुके हैं। आपको बताइए दूसरे बहुत से समुद्री जंतु के शरीर पे धारा रेखीय होती है। आप देखते होंगे जो बहुत से समुद्री जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, धारा। मछली का कैसा शरीर होता है, मछली का बीच में मोटा और किनारे किनारे भी क्या होता है, पतला होता है, धारा रेखीय होता है, जिससे वो क्या होता है जल में सुगमता से चल सकते हैं। जिसकी वजह से उनकी जो धारा रेखीय आकृति की वजह से क्या होता है, वो जल में क्या होते हैं सुगमता से क्या होता है चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन सारे जल में समुद्र में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनका सारा का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय तो नहीं होता। सिर्फ मछली और कुछ का, जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का क्या होता है शरीर 8 भुजाओं से मिलकर बना होता है। उसका शरीर धारा रेखीय मछली के आकार जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। कुछ जंतुओं का जो शरीर होता है आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में क्या रहते हैं तथा समुद्र की गहराई में रहते हैं, तलहटी में रहते हैं और तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को क्या पकड़ते हैं। क्या करते हैं, वो तलहटी में रहते हैं, समुद्र की तलहटी में नीचे पैदी में रहते हैं और क्या करते हैं कि अपनी ओर आने वाले शिकार को क्या पकड़ते हैं। और जब वे जल में चलते तो अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जैसे वो जल में चलना स्टार्ट करते हैं तो अपने शरीर क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब उनको चलना है तो धारा रेखीय बना लेते हैं। धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए हम इनमें गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं। अब इनको भी सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स पाया जाता है कि जिससे वो जल में रहते हुए भी क्या सांस ले सके। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं गिल नहीं होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल में क्या होते हैं, गिल्स में क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है गिल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब वो क्लोम नहीं पाया जाता है। ये सिर पर स्थित नासा द्वार तथा वात छिद्रों सांस लेते हैं। आपको पता है जो डॉल्फिन और व्हेल में क्या होता है, वाल्फिन जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं पाई जाती है, तो उनके सिर पे क्या पाया जाता होगा, उनके सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। क्या कहते हैं, नासा द्वार अथवा वात छिद्रों श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर जल से बाहर मतलब जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, श्वसन छिद्र से जल बाहर निकाल लेते और बाहर निकालते एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भरते। आप देखते होंगे जैसे डॉल्फिन चाहे व्हेल है, अंदर जब समुद्र के अंदर रहती हैं तो वो अपने जो श्वसन छिद्र होता है उसमें जल बाहर निकालते हैं और जैसे ऊपर आते हैं तो वो श्वसन छिद्र क्या होता है जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा क्या करते हैं स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। और क्या आपने कभी दूरदर्शन तथा मतलब टीवी अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र पर डॉल्फिन की रोचक क्रिया को देखा होगा कि समुद्र डॉल्फिन क्या होता है, देखे होंगे टीवी में कि जो डॉल्फिन होती है क्या करते हैं कि जब समुद्र से बाहर आती है तो अपने साथ में क्या होता है जल बाहर लाकर फुहारे की तरह छोड़ देती है। क्या करती है, फुहारे की तरह छोड़ देती है। आप उसको क्या करती है, उस समय वो क्या करती है, हमको लगता है वो फुहारे छोड़ रही है, पर नहीं, वो क्या करती है कि उसमें जो शरीर अब बाहर आती है तो जल को बाहर निकालती है और स्वच्छ जो वायु होता है उसको अंदर लेती है। अपनी स्वच्छ वायु को अपनी सांस के अपने अंदर लेती है जिससे वो नीचे जाकर रह सके। अब हम पढ़ेंगे तालाब एवं झील में रहने वाले जीवों के बारे में, ठीक है।
क्या आपने तालाब, झील और नदियों एवं नालों में पौधे को उगे देखा होगा? आपने देखा होगा बच्चों कि आपके जैसे घर के पास-पास में कई तालाब हो, झील हो, नदियाँ हो, नालों में भी कई पौधे को उगा हुआ देखा होगा कि पौधे उसमें क्या होता है पनपने लगते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े होते हैं। यदि संभव हो तो सीमावर्ती किसी तालाब में भ्रमण पर जाइए। अगर संभव है तो आपके पास कोई तालाब है तो उसको घूम कर आइए, घूमने जाइए वहाँ पर और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। आपको क्या करना है जाना है तालाब आपके आस-पास संभव हो तो आपके घर के आस-पास तो तालाब है उसको जाइए देखिए उसमें जो पौधा लगा उसको निकाल लीजिए। क्या करना है? निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियाँ एवं तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है? आपको देखना है निकाल कर कि जो इनका पौधा तना है और जो इनकी जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है। देखिए, आपको अब तालाब में घूमने जाइए तो देखिएगा वहाँ पर जो पौधा होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं नीचे की तरफ होते हैं। कुछ जलीय पौधे की जल सतह पर पलायन करते तैरते करते जो पौधे होते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। कैसे तैरते हुए देते हैं? वो आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है और कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है। क्या होता है? जल में डूबी हुई है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी पर मिट्टी में स्थिर रहती है तो स्थिर रहती है आपको फिगर में दिखाएं अभी। इनमें से कुछ पौधे की जड़ें क्या हो जड़ें जलाशय में क्या होते हैं जलाशय की तलहटी के मिट्टी में क्या होता है स्थिर रहते स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज को पोषकों के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। खनिज पोषकों के अवशोषण में क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपको जो स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से स्थलीय पौधों में जो स्थल पर रहने वाले जितने पौधे होते हैं पौधों में जो जड़ होती है मिट्टी से जल और खनिज हो जाते हैं पोषकों के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य परंतु जो जलीय पौधे होते हैं जलीय पौधे में जड़ें का आकार बहुत छोटी होती है। जो जलीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें की आकार होती है क्या होती है बच्चों वो बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य क्या होता है इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। और जो जलीय पौधे होते हैं जलीय पौधे में जो जड़ें होती है पौधे की जड़ें होती है उनका आकार क्या होता है बहुत छोटी होती है और इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है ना उनका मुख्य कार्य क्या होता है पौधों को तलहटी में क्या ना जमाए रखना है। क्या करना है जमाए रखना है उसको पकड़ कर रखना है। लेकिन जो स्थल पर रहने वाले पौधे होते थे उनकी जड़ें क्या होती है मिट्टी से जल खनिज पोषकों को क्या अवशोषण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती थी। लेकिन जलीय पौधे में ऐसा नहीं होता ठीक है। इन पौधों का तना जलीय पौधों का तना लंबा खोखला और हल्का होता है। जो जलीय पौधे होते हैं बच्चों उनकी जो तना कैसी होती है लंबा होती है खोखला होती है और हल्का होता है। कैसा होता है खोखला होता है हल्का होता है लंबा होता है कि जो तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। तना का होता है जल की सतह तक क्या वृद्धि करता है जबकि पत्तियां क्या करती पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलायन करते हैं। आपको पता है जो तना होता है जलीय पौधों का वो सतह तक क्या वृद्धि करता है। लेकिन जो उसमें जबकि जो पत्तियां होती हैं उनमें बच्चों जबकि पत्तियां होती हैं बच्चों पत्तियां और फूल क्या करते हैं जल की सतह पर क्या तैरने का कार्य करते हैं उनको तैरने के लायक बनाते हैं ठीक है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। आपको देखा होगा कुछ जलीय पौधे होते हैं जल में क्या पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते। ऐसे पौधों को जो सभी पार्ट होते हैं उनका तना जड़ जो भी क्या होता है सारा जल में क्या होता है डूबा होता है जल में ही वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी पतली रिबन की तरह होती हैं। आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ जलीय पौधे की जो पत्तियां होती हैं सक्रिय होती हैं पतले होते हैं और रिबन की तरह होती हैं। यह बहते बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। रिबन की तरह होना का मतलब होता है कि ये बहते जल में क्या होते हैं सरलता से मुड़ जाती हैं। अगर इनके रिबन की तरह ना होगा लचीला नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो टूट जाएंगी कट जाएंगी फट जाएंगे ठीक है। पर रिबन के होने की वजह से ये बहते जल में क्या होता है सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं बहुत जिससे इनके बीच बहता रहता है जिससे जल इनके बीच का बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। आपको पता है बच्चों को कुछ अन्य जलमग्न पौधे में जो पत्तियां होती है बहुत अधिक विभाजित होती है। क्या होती है बहुत अधिक क्या विभाजित होती है जिससे क्या होता है जिससे जल उनके पत्तियों के बीच से क्या बह जाता है क्या होता है
जिससे जल इनके पत्तियों के बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है, पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। आपको पता होगा बच्चों कि जो मेढक आमतौर पर तालाब पर पाया जाने वाला एक जंतु है। क्या कहता है? मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। ये तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। आमतौर पर मेढक समुद्र तालाब में पाया जाना जंतु है, लेकिन तालाब मेढक क्या होता है तालाब के जल में और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पश्चपाद होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं। जो इनका पश्चपाद पिछला पैर होता है लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें क्या होता है छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। जो मेढक का जो पिछला पैर होता है लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके जो पिछले पश्चपाद में जलायुक्त पदांगुलियां होती हैं। जलायुक्त पदांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में क्या करती है सहायता करती है। आपको पता है जो मेढक का पैर जो का पिछला पैर होता है वो जलायुक्त पदांगुलियों से क्या होती है पदांगुलियां होती हैं, जो उसे तैरने में क्या करती है सहायता करती है। इसी की वजह से वो जल में भी रह सकता है। ठीक है, हम केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है कि जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। आपको पता है हमने अभी तक केवल कुछ जंतुओं और पौधों की ही चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। आपको पता है कि अध्याय 4 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध आपको क्या करना है कल्पना करना बच्चों की कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें और उनमें कितनी विविधता है उनको जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों हमारे आसपास के जीव। अगला टॉपिक है हमारे आसपास के जीव के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की है तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की है। ठीक है, क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई थी। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण है। आपको क्या करना है कल्पना 1 में हम बहुत से विभिन्न परिवेश में गए थे, वहाँ की वस्तुओं पौधों और जंतुओं की सूची बनाई थी। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव की कौन कौन से है। ठीक है, आइए 1 में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई। और 1 में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। इनमें से कौन सजीव है इनके बारे में आपको बताना। ठीक है, अपने चारों ओर पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटना है। आपको देखना है कि आपके आसपास जितने भी पौधे पेड़ पौधे कुछ भी दिखाए जो भी वस्तु और उसमें से क्या करना है कि कौन सा वस्तु सजीव है कौन सा वस्तु निर्जीव है इनके बारे में बताना है। ठीक है, कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा कि उदाहरण हमारे घर की जो कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं हैं। आपको बताना है कि आपके घर में कुर्सी मेज जैसी कुछ वस्तुएं होंगी। क्या आपके घर में कुछ कुर्सी में जैसी वस्तु होगी सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा चर्चित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। क्या कर रही है ये पहली एडवर्ड लियर द्वारा चर्चित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है, जिसमें लिखा गया है कि मेज ने कुर्सी से कहा कुर्सी से कहा तुम्हें पता नहीं है कि मैं गर्मी में कितनी तपी हुई हूँ। मेज ने कुर्सी से कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ
एवं अपने पैरों की विवाही से यदि हम थोड़ा टहल पाते पाते तो हम थोड़ा बोल पाते। प्रार्थना करो कि हम मोबाइल ले सकें। प्रार्थना करें कि हम मोबाइल ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम असमर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। तुम कैसे मुखरतापूर्वक बात करती हो जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे पास है। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास ही उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे हम दोनों के पैर हैं। तुम्हारे तुम्हारे दो पैर क्यों नहीं चल सकते। पहेली और बूझों को कविता मजेदार लगी। आपको बताना है बच्चों कि बूझो और पहेली को तो कविता मजेदार, लेकिन आपको कैसी लगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो को कविता बहुत ही अच्छी लगी, मजेदार लगी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है। क्योंकि पहेली और बूझो को जानते हैं बच्चों कि मेज और कुर्सी क्या सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते न ही बोल सकते हैं। आपको पता है कि जो वो न मेज और कुर्सी नहीं तो चल सकते नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सिक्का सजीव नहीं है। आपको पता है कि जो कुर्सी है, मेज है, पत्थर अथवा एक सिक्का भी क्या है, सजीव नहीं है। इस प्रकार हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि जो हम हैं, जैसे बच्चों आप हैं, क्या आप जीवित हैं। हमारे ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता बिल्ली बंदर गिलहरी कीट क्या जंतु क्या सजीव है। हम कैसे पता चलता है कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय लेना आसान नहीं होता। कभी कभी यह निर्णय लेना आसान नहीं होता। यह हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। पौधे सजीव है, पौधे क्या है, सजीव है, परंतु कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि पौधे को हम सजीव कहते क्या कहते हैं, पौधे को हम सजीव कहते हैं, परंतु वे कुत्ते या बिल्ली की तरह एक दूसरे की भांति चल नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक कार है, कार और चाहे बस है, वो क्या चलती हैं, फिर भी हम उसको निर्जीव कहते हैं। फिर भी क्या कहते हैं, उनको निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है बच्चों को, पौधे और जो जंतु होते हैं समय के साथ क्या वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आप में वृद्धि करते हैं, अपने आप ही बादल। आपको पता है कि जो पौधे और जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि आकाश में बादल अब आकार में क्या होता है, आकाश में जो आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं अपने आकार में क्या वृद्धि करते रहते हैं, वृद्धि कर रहे हो तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है या नहीं है, बादल सजीव है या नहीं है। आखिरकार हम निर्जीव या सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे। आपको बताना है कि हम सजीव और निर्जीव में अंतर किस प्रकार करेंगे, कि क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो। हम जो सजीवों का क्या एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण है, आपको देखना है बच्चों कि आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण है जिसको आप सजीव हैं, ठीक है, जो आपको निर्जीव वस्तु से क्या अलग करते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ उदाहरण लक्षणों के नाम लिखना है, ठीक है। अपनी बनाई गई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन से लक्षण एवं अन्य जंतु अथवा पौधे भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं के समान हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या सभी सजीवों
सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों के में भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1 में पढ़ा था बच्चों कि सभी जीव हमने जाना था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक होता है। भोजन हमारे लिए भी और विभिन्न जंतु होते हैं उनके लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी देखा है, हमने यह भी सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने ये भी देखा था बच्चों कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो होता है सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है जो भोजन होता है बच्चों जो सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता था। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि क्या परिलक्षित होती है? क्या आप 4 वर्ष पुराना कुत्ता आपको अभी भी ठीक आता है? कुत्ता जो आपका 4 वर्ष जो पहले आप जो 6 में पढ़ते, अगर आप 12 जब 2 में पढ़ रहे होंगे तो आपके पास एक टी शर्ट होगा तो जो ऊपर शर्ट होगा वो अभी भी ठीक से पहन लेते हैं। इससे आप अब और नहीं पहन सकते। इससे अब आप नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए, आपको इसका आभास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रहे होंगे। आपकी जो लंबाई क्या धीरे धीरे बढ़ती होगी। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। ठीक है, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। अभी देखते होंगे जो कुत्ता आपके घर में कोई कुतिया होगी जो बच्चे के जन्म दे, आप देखते होंगे कुछ साल बाद वो भी क्या बड़ा हो जाता है। जंतुओं के जो बच्चे भी होते हैं वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, आपने अवश्य देखा होगा बच्चों कि जो कुत्ते के पीले वयस्क हो जाते हैं। आपके घर के बगल में कोई कुतिया जो पीले को जन्म देती है, कुत्ते के पीले को जन्म देती है, तो आपको देखते होंगे कि वो क्या तो धीरे धीरे वयस्क बड़े हो जाते हैं। जब अंडे से स्फुटित होकर एक चूजा बाहर आता है, जो अंडे से स्फुटित होकर चूजा बाहर निकलता है, देखिए आप जब छोटे होंगे तो देखिए एक आप छोटे होंगे जब छोटे से बच्चे होंगे, फिर थोड़ा सा बड़े होंगे, उससे बड़े होंगे, फिर क्या एडल्ट बन गए। इसी प्रकार क्या होता है जो अंडे को स्फुटित होकर जो चूजा बाहर आता है, जो मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि करके क्या मुर्गी अथवा मुर्गे में क्या परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं उसी प्रकार क्या करते हैं, पौधे भी दिन पर दिन वृद्धि करते रहते हैं। अपने चारों ओर पाया जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों को देखना है। आपको क्या करना है बच्चों कि आपके आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनको जाकर देखना है। ठीक है, अवलोकन उन पौधों को विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ पौधे छोटे अथवा नवजात होते हैं, नवजात तो कुछ विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी पौधे, आप उनमें से देखा होगा कुछ पौधे नवजात होते हैं, कुछ पौधे विकसित होते हैं, क्या छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ नवजात होते हैं, कुछ क्या बहुत विकसित होते हैं। ये सभी वृद्धि की भिन्न भिन्न स्थितियों में होते हैं। आपको पता है कि ये सभी क्या होते हैं, वृद्धि की भिन्न भिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद ये पौधे को देखना। आपको क्या करना है, जो पौधे को आपने देखा वो छोटा सा पौधा होगा कोई गमले में, कुछ दिनों बाद और कुछ सप्ताह के बाद देखना, 1-2 वीक के बाद देखेंगे, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में क्या वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या होता है, वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? आपने देखा होगा कोई निर्जीव वस्तु, आपको देखना है कि कोई निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित कर सकते, उनके बारे में देखना। ठीक है,
अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है बच्चों को, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या सभी जो सजीव हैं श्वसन करते हैं, उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? अगर आपसे कोई कह दे कि अपना सांस को अंदर, अपने श्वास को रोक दीजिए, तो आप क्या जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं बच्चों, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं, बाहर की वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, शरीर के अंदर ले। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकाली जाती है। और जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, शरीर के अंदर की जो वायु होती है बाहर निकाली जाती है। कहते हैं बाहर निकाली जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया का हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई जो वायु होती है, जो श्वसन में अंदर ली गई जो वायु होती है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। क्या होता है, जब श्वसन में अंदर ली गई जो वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हम जैसे ही श्वास को अंदर ली जाती है तो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, हम श्वास को क्या करते हैं, श्वास द्वारा बाहर निकासित कर देते हैं। ठीक है, श्वास द्वारा बाहर निकासित कर देते हैं। जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह होती है। आपको पता है, जो मनुष्य जैसे श्वास को लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसी तरह गाय भैंस कुत्ता और बिल्ली में क्या वैसे ही मानव की तरह श्वसन की क्रिया होती है। इनमें से किसी भी जंतु में विश्राम की अवस्था में परीक्षण करना आपको ने देखा होगा। इन जंतुओं को विश्राम की अवस्था में क्या आपको देखना है। ठीक है, तथा उसके उदर की गति को ध्यान देना। आपको क्या करना, विश्राम की स्थिति में बैठे तो उस समय आपको क्या करना, उनको देखना है कि यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। आपको पता होगा जो ये मंद धीरे धीरे जो उनकी ये उदर पे ध्यान से देखिएगा तो उनकी जो गति होती होगी ना, वो क्या होती है, उनकी में श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। क्या कहते हैं, श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। को बता दें कि श्वसन सभी जीवों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन में से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें बच्चों, आपको पता होगा कि जो श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम भोजन करते हैं उसमें भोजन में श्वसन के माध्यम से ही ऑक्सीजन के माध्यम से टूटते हैं और उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। ठीक है, जो कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है। आपको बता दें, कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो जाता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ का जो त्वचा होता है, त्वचा द्वारा सांस लेता है। आपको पता है कि हम नासिका द्वारा श्वास लेते हैं, लेकिन जो केंचुआ होता है बच्चों, वो कैसे केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली में गिल्स होती है, क्लोम पाया जाता है। आपको पता है कि जो मछली अपने गिल्स के द्वारा या क्लोम के द्वारा क्या श्वास लेती, जिनकी सहायता से वो जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। गिल्स पाया जाता है, जिनकी सहायता से वो जल में जो ऑक्सीजन खुला होता है उसको क्या अवशोषित कर लेती है। लेकिन आपको पता है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान मुख्य उनकी पत्तियों द्वारा होता है। आपको पता है जो पौधे में जो होती श्वसन की क्रिया होती है, तो पौधे में श्वसन की क्रिया गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उनका मुख्य क्रिया कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में आपको पता है कि पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र द्वारा वायु अंदर ली जाती है, अंदर को लेती। आपको पता है कि जो पत्तियों में सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेते तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। क्या करती है, उपयोग करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर सकती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित कर देती है। जो पौधे में भी श्वसन करते हैं, पौधे की श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है। इनकी पत्तियों द्वारा क्या होता है, इनकी पत्तियों द्वारा
पत्तियों पर सूक्ष्म छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र द्वारा ही वायु को अंदर लेती है। वायु के अंदर तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पौधे वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा क्या ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। श्वसन क्रिया क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। आपको पता है जो श्वसन क्रिया होती है बच्चों, श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आपको बता दें भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होता है पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या होता है? जो भोजन बनाती हैं उन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन को निष्काती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके अपेक्षा क्या होता है? अधिक होती है। वो ऑक्सीजन का कम यूज करती है, वो अधिक ऑक्सीजन अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। कौन? पौधे। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, क्या सभी सजीवों में उद्दीपन की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करते हैं? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो इसको हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।